हिंदी के कवि सम्मेलन जगत में राजा भोज की नगरी धार की धरा से निकलकर राष्ट्र ख्याति प्राप्त हास्य कवि संदीप शर्मा का नाम अत्यधिक सम्मान के साथ लिया जाता है। लाखों श्रोताओं की भीड़ से भरे हुए अनेक अवसर संदीप शर्मा के काव्य पाठ में गगनभेदी तालियों की गूंज के गवाह बने हैं। हास्य का काव्य पाठ कर संदीप शर्मा ने अकल्पनीय ख्याति अर्जित की है। क्या कहते हैं हास्य कवि संदीप शर्मा, सुनिए उनके हास्य कवि बनने की कहानी उन्हीं की जुबानी हमारे सहयोगी पवन वैष्णव के साथ खास चर्चा में। गहरा नहीं है कि ये तुम्हारे आचवन जैसा, हमारे वाचवन जैसा, तुम्हारे 56 जैसा, हमारे 55 जैसा। बहुत छोटा सा प्यार हो गया आजकल, इंस्टेंट। वो आती रही, मिलती रही, अपन प्यार समझ बैठे। एक दिन वो नहीं आई, अपन रविवार समझ बैठे। होटल की 7वीं मंजिल पर ठहरे हुए भाई साहब। अच्छा। पति ने फोन किया नीचे रिसेप्शन पे, मेरा और मेरी पत्नी का झगड़ा हो गया है और वो 7वीं मंजिल से खिड़की में से कूदने की धमकी दे रही, जल्दी ऊपर आओ। बोले नहीं। मैनेजर ने कहा नहीं, ये तो आपकी पर्सनल समस्या है। बोले खिड़की नहीं खुल रही है, ये तो मैनेजमेंट की समस्या है। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव और आज हमारे साथ हिंदी साहित्य की एक ऐसी शख्सियत, माँ भारती के एक ऐसे लाल जिन्हें संदीप शर्मा के नाम से जाना जाता है, धार की धरा से नाता रखते हैं, देश विदेशों में हंसाने का काम करते हैं, हंसा हंसा कर सरोवर कर देते हैं। एक ऐसे ही शख्सियत संदीप शर्मा जी से हम चर्चा करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से जनता का प्यार इन्हें मिलता है, लोगों को हंसाते हैं, किस तरीके के कवि सम्मेलनों में जाते हैं और क्या कुछ रहता है जनता के बीच जाने का इनका व्यक्तित्व। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार, और आपके सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा प्रणाम और दिल से प्रणाम। आप अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के एक बड़े कवि हैं, जाने माने कवि हैं, देश विदेशों में जाते हैं। किस तरीके से जनता के बीच में अपनी बात को रखते हैं, जनता से आपको स्नेह मिलता है? देखिए, जो दिखता है वो लिखता है, कवि का ये स्वभाव होता है। और जनता का स्नेह इसलिए मिलता है कि हम अपनी बात रखते हैं, लेकिन वो बात जनता की बात होती है। जनता सोचती है, जनता विचार करती है, जनता का एक समूह चेतना होती है जनता की, और वो उसको व्यक्त नहीं कर पाती, जिसको हम व्यक्त करते हैं। और इसीलिए हमें जनता का प्यार मिलता है, जनता का स्नेह मिलता है। और चूँकि कवि सम्मेलन एक लोकप्रिय विधा है तो लोग उसे सुनते हैं और उसका स्नेह हमें हमेशा से जनता का स्नेह इसी कारण मिलता है। कवि के बारे में सामान्य रूप से कहा जाता है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कितना सही मानते हैं आप एक कवि के तौर पर इसको? देखिए, ऐसा है कि ये कहावत बहुत पुरानी है और इसके संबंधित कई चुटकुले भी हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे मानता हूँ कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। वो इसलिए कहा जाता है कि रवि अंधकार में नहीं पहुँचता, जहाँ अंधेरा हो वहाँ सूर्य नहीं पहुँचता है, लेकिन कवि वहाँ भी जाता है जहाँ अंधेरा है, जहाँ उपेक्षित लोग हैं, जहाँ पीड़ित हैं, जहाँ शोषित हैं, जहाँ वंचित हैं, जहाँ उनकी आवाज़ कहीं नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ से भी कवि उन तक भी पहुँच के अपनी बात निकाल के लाता है। मतलब इसको ऐसे कहेंगे कि जहाँ अंधकार है वहाँ पर भी कवि, चाहे वो वैचारिक अंधकार हो चाहे बौद्धिक अंधकार हो, वहाँ भी कवि पहुँच के अपनी बात और उनकी बात निकाल के लाता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जहाँ प्रकाश, जहाँ विकास का प्रकाश, जहाँ ज्ञान का प्रकाश, वो सब चीज़ें प्रकाश, वो सूर्य का प्रकाश वो नहीं पहुँच पाता, वहाँ कवि पहुँचता है। धार की धरा से नाता रखते हैं। धार की धरा से एक और शख्सियत नाता रखती थी, राजा भोज, जिन्हें हम इतिहासों में पढ़ते हैं और आपको आज सुन रहे हैं। क्या राजा भोज की बातों को आप कहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं? देश विदेश तक आप जाते हैं, किस तरीके से गौरवान्वित महसूस करते हैं कि राजा भोज की नगरी से नाता रखने के बाद कैसा महसूस करते हैं? नहीं, राजा भोज की नगरी से नाता रखने के बाद अपना हर जगह का, स्थान का एक पूरा गौरव होता है और वो गौरव हमको महसूस होता है। राजा भोज का यश दिग दिगंत तक है। राजा भोज चाहे कश्मीर में, चाहे उनका कम्मन कैंप हो, कम्मन दुर्ग हो, चाहे आपका पनाला दुर्ग हो सुदूर दक्षिण भारत में, चाहे तो केदारनाथ का जो वर्तमान मंदिर बना हुआ है वो राजा भोज का बना हुआ है। उनकी दिग दिगंत तक ख्याति है। उन्होंने 84 ग्रंथ लिखे और विभिन्न विषयों पर लिखे। वे शस्त्र और शास्त्र के दोनों के पुजारी थे, दोनों के उपासक थे, और शस्त्र और शास्त्र दोनों में उनकी तूती पूरे विश्व में बोलती थी। तो उतने यशवंत व्यक्ति के नाम के साथ अपने शहर का और अपना नाम जब जुड़ा होता है
तो बहुत अच्छा लगता है। लोग पहचानते हैं राजा भोज के नाम से धार को। आज भी कहीं बात होती है, कहीं जहाँ शहर का नाम कहीं बहुत सुदूर नहीं पहचाना जाता है दक्षिण भारत में या कहीं पर, लेकिन राजा भोज के कारण लोग पहचान, अच्छा वो धार जहाँ राजा भोज हुए लोग पहचानते हैं, तो बहुत गौरवान्वित महसूस होता है। बड़ा अच्छा लगता है हर जगह का, और अपना पूरा गौरव महसूस करने में किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। देश के एक बड़े कवि है कुमार विश्वास, उनके ही मंच पर, उनके ही साथ, उनके ही संचालन में आपने एक कविता का काव्य पाठ किया था जो चुनावों से जुड़ी हुई है, लोगों का स्वभाव बदलने वाला है, संतों सा स्वभाव होने वाला है। उस कविता के कुछ अंश मैंने आपको याद दिलवाए हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को कविता सुनाएं। निश्चित वो कविता मैं आपको सुनाता हूँ। वो असली में मेरी बहुत पुरानी कविता थी और उस समय केवी सम्मेलन में मैंने उसको प्रस्तुत किया था। वो बहुत लोकप्रिय हुई फिर, और उसको देश के बड़े मीडिया घरानों ने भी वापस रीट्वीट किया। तो मैं आपको सुना देता हूँ कि पंडे स्वयं ही पुजाने लगे हैं, कैसे सिम्टम्स होते हैं चुनाव के पहले, क्या परिवर्तन होने लगते हैं लोगों के स्वभाव में, वातावरण में। पंडे स्वयं ही पुजाने लगे हैं, मगरमच्छ आंसू बहाने लगे हैं, समाचार पत्रों में चाव आ गया है, लगता है फिर से चुनाव आ गया है। नजर यार नेताजी आने लगे हैं, नजरें भी हमसे मिलाने लगे हैं, संतों सा उनमें स्वभाव आ गया है, लगता है फिर से चुनाव आ गया है। और अफसर भी दफ्तर में मिलने लगे हैं, फाइल के बंडल फिसलने लगे हैं, ऊपर से कोई दबाव आ गया है, लगता है फिर से चुनाव आ गया है। और प्रजातंत्र के नाम पे भी जैसे कई विसंगतियां आई। अभी कुछ समाचार देखने में आए थे कि उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में एक दिन पहले ही स्याही लगा दी जाती है पैसे दे के लोगों को। जो ये परिवर्तन या ये स्थितियां होती हैं, तब मैंने उस पीड़ा को व्यक्त करने की कोशिश की कि बूथों पे कब्जे किए जा रहे हैं, मदिरा के पैसे दिए जा रहे हैं, प्रजातंत्र का सर चटकने लगा है, पैरों में फिर से ये घाव आ गया है। पंडे स्वयं ही पुजाने लगे हैं, मगरमच्छ आंसू बहाने लगे हैं, समाचार पत्रों में चाव आ गया है, लगता है फिर से चुनाव आ गया। अच्छा, कवि मतलब खुलकर लिखना, खुलकर बोलना, और कई बार कवियों को इसकी कीमत भी चुकाना पड़ती है, जैसा कि कुमार विश्वास को चुकाना पड़ी थी। वो एक शासकीय कॉलेज में प्रोफेसर थे, दिग्विजय सिंह जी से किसी मामले में अनबन हो गई, नौकरी तक छोड़ना पड़ी और कवि सम्मेलनों के मंच पर ही आना पड़ा। क्या आपको ऐसा लगता है कवि के ऊपर इस तरह का दबाव राजनेताओं को, अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को बनाना चाहिए? नहीं, बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे आपका पत्रकारिता का काम है, चौथा स्तंभ है, और चौथा स्तंभ निडरता से काम करता है। ये अनुभूति और अभिव्यक्ति का क्षेत्र है, अनुभूति और अभिव्यक्ति की दुनिया है। और अनुभूति और अभिव्यक्ति की दुनिया में जब अगर किसी कवि की आवाज़ को किसी तरह किसी कारण दबाया जाता है, तो ये समझिए कि वो उस देश को गूंगा करने का प्रयास है। और कवि जो होता है वो जननायक होता है, जनता की आवाज़ होता है। कवि की आवाज़ को दबाना मतलब जनता की आवाज़ को दबाने के समान है। और अभी कुमार विश्वास का उनका अनुभव क्या रहा, वो एक अलग उनका व्यक्तित्व है, उनका काम करने का तरीका है। लेकिन मुझे मेरे जीवन में कभी ऐसा कोई ऐसी परेशानी महसूस नहीं हुई कि जहाँ मुझे ऐसा लगा कि जो मैं बात कहना चाहता हूँ और किसी कारण से नहीं कह पा रहा हूँ। मैंने हमेशा खुल के अपनी बात कही और अपनी बात व्यक्त की है। और लोग मतलब देखिए, होता एक्चुअल में क्या है कि कहने बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाँव वाली बात है। उन्हीं बातों के द्वारा आपको पुरस्कार में और सम्मान में हाथी मिल सकता है, और उन्हीं बातों के द्वारा आप हाथी के पैरों के नीचे कूचे जा सकते हो, कुचले जा सकते हो। होता ये कि मेरा जहाँ तक तो अनुभव है कि कवियों के प्रति और कवि सम्मेलनों के प्रति, कविता के प्रति लोगों का इतना सम्मान है कि हम जिसके विरोध में भी अगर अपन कोई बात या कोई व्यंग या कोई क्षेपक कर रहे होते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि मंचों के सामने तो वो व्यक्ति भी तालियां बजा रहा होता है। ये इस विधा का, इस देश का, और यही कुल मिला के समझिए कि इस क्षेत्र का बड़प्पन है। जब कवि अपने शुरुआती दौर में होता है, कई कवि कहते हैं कि हमें कविता पाठ नहीं करने दिया जाता था, बड़े कवि हमको आने नहीं देते थे मंचों पर। आज आप देश के बड़े कवि हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि छोटे कवियों को मंच पर आने नहीं दिया जाता है, बड़े कवि उनसे परहेज करते हैं? आज आप बड़े कवि बन गए, कोई छोटा कवि अगर आता है तो आप उसको किस तरीके से प्रोत्साहित करेंगे? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो हिंदी कवि सम्मेलन जगत है, ये एकात्म पराक्रम है। ये एकात्म पराक्रम है। इसमें व्यक्ति अपने योग्यता, अपनी क्षमताओं के अनुसार बढ़ता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे सूरज उगता है तो प्रकाश होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता।
हर व्यक्ति के लिए। और अब आजकल तो ये छोटा बड़ा या ये कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है छोटा बड़ा कब होता था, जब आदमी को आपको प्रस्तुत करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो। अब तो सोशल मीडिया है, आप कोई भी बात लिखते हैं तो आप अपनी बात आम आदमी तक पहुंचा सकते हैं। और अब वो चीज़ें हैं नहीं, अब बहुत माध्यम बहुत हैं लोगों को अपनी बात कहने के लिए। और मैं दो बातें मैं मानता हूँ, एक तो कि कविता के क्षेत्र में कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता, सब सरस्वती के पुत्र हैं, सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं। और ये एकाध कोई भी अगर किसी को चाहे तो भी नहीं रोक सकता। पर होता क्या है कि पवन जी की जैसे एक दुनिया में, भारत में समझें आप कि करोड़ों लोग क्रिकेट खेलते हैं, करोड़ों लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो उसमें से कुछ 100 राष्ट्रीय स्तर पे आते हैं और 11 ही टीम में आते हैं। तो अब वो जो 11 टीम में आ गए, लेकिन जो बचे हुए करोड़ों वंचित हैं, वो सब तो हो नहीं सकते, सब तो आ नहीं सकते। हम देखें कि कविता भी लाखों करोड़ों लोग लिखते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी होती है। अच्छा, एक अच्छा होना और लोकप्रिय होना दोनों बिल्कुल अलग अलग विषय हैं। आप हो सकता है कि सब लोग बहुत अच्छा लिख रहे हो, पर वो लोकप्रिय नहीं हो पाते कई बार। तो वो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि कोई किसी को रोक सकता है, कोई किसी को बढ़ा सकता है। रोकना या बढ़ाना ये व्यक्ति का अपना एकात्म पराक्रम है। व्यक्ति अपने पराक्रम से आगे बढ़ता है, अपने पराक्रम से आता है। पर मुझे तो हमेशा बड़े लोगों का बहुत प्यार मिला शुरू से, चाहे वो उनका आपसी विरोध भी रहा होगा ऐसे लोगों का भी, लेकिन मैं कई लोग ऐसे रहे जिनका दोनों का प्रिय रहा। तो ये आपके व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वभाव पे भी निर्भर करता है कि आपको कौन साथ देता है, आपको कौन साथ नहीं देता। पर मुझे नहीं लगता कि कवि सम्मेलन के क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से किसी को रोका या किसी को बढ़ाया जा सकता है। वो व्यक्ति अपने पराक्रम से आगे बढ़ जाता है। आज सोशल मीडिया का युग है, जैसा कि आपने अभी चर्चा में बताया, कई सारे यूट्यूबर्स आ गए हैं, फेसबुक के आ गए हैं जो कॉमेडी करने लग गए हैं। आप पुराने कवि हैं, सोशल मीडिया का कवि जगत पर क्या प्रभाव पड़ता है? उससे आप अपने आप को तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक प्रतिस्पर्धा का भी दौर प्रारंभ हो गया है, कई लोग सामने आने लगे हैं। किस तरीके से लेते हैं आप उसको? देखिए, हर शक्ति और हर क्षमता कुछ न कुछ दायित्व, कोई जिम्मेदारियां लेके आती है। ये सोशल मीडिया एक शक्ति है, तो इसकी अपनी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। रहा सवाल कविता के क्षेत्र का, तो निस्संदेह इसने लोगों को बहुत मौका दिया है, लेकिन इसमें मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि कई बार इसने योग्य लोगों को मौका दिया है, तो बंदरों के हाथ में उस तरह भी दिया है, अयोग्यों को भी बहुत मौका दिया है इसने। तो वो उससे एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अगर बनती है तो दिक्कत होती है। और कवि सम्मेलनों के क्षेत्र के लिए तो दिक्कत ये होती है कि हमारी कविताएं हमसे पहले पॉपुलर हो जाती हैं। हम कहीं पहुंचते हैं, हम कहीं कविता सुनाएं, उसके पहले वो कविताएं वायरल हो जाती हैं। दूसरा, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है जो बहुत गंदी चीज़ है कि इसमें चोरी चकारी का बहुत ज़्यादा डर हो गया है किसी का, क्योंकि बहुत सारी बातों का कोई कॉपीराइट नहीं होता। हम जो बातें कहते हैं कई बार उनका कोई कॉपीराइट नहीं होता, पर उसमें हमारे साथ नुकसान क्या होता है कि अगर कोई बात हमारी हमसे पहले वायरल और पॉपुलर हो गई, तो हम जब खुद हम वो बात बोलते हैं तो लोगों को ये इंप्रेशन जाता है कि ये तो व्हाट्सएप की बात बोल रहा है, जबकि बात ये नहीं है कि मैं व्हाट्सएप की बात बोल रहा हूँ। बात ये है जो मैंने बात बोली वो व्हाट्सएप पे ऑलरेडी वायरल हो गई। तो ये प्रभाव पड़ता है, और इससे कवि सम्मेलनों के आयोजनों पे भी प्रभाव पड़ा है। कवि सम्मेलनों, जब आपको संदीप शर्मा घर में अपने मोबाइल पर सुनने को मिलेगा तो आदमी क्यों भीड़ में बैठने के लिए आएगा, उससे थोड़ा फ़र्क पड़ा है। लेकिन फिर भी मेरा आम श्रोताओं से हमेशा ये अनुरोध रहता है कि कागज़ पर पानी लिख के खाने से प्यास नहीं बुझती, पानी पीना एक अलग चीज़ है। आप कवि सम्मेलनों के मंचों के सामने आइए, उनको जीवित रखिए। ये विधा ऐसी विधा है जिसने कई चीज़ों को, आपकी अभिव्यक्तियों को, आपकी अनुभूतियों को जीवित रखा है। तो इस विधा को जीवित रखना आपका काम है, बजाय मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे सुनने की बजाय जीवित मंचों को हमेशा बनाए रखिए। कवि सम्मेलन के मंच पर एक बड़े कवि ने आपके बारे में कहा है कि आप ऐसे हास्य के एक ऐसे धमाकेदार कवि है कि अगर आपको पानी में भी खेलने का मौका दिया जाए तो आप 20-30 रन तो बना ही सकते हो। किस तरीके से आप अपने आप को इसमें मेंटेन करते हैं, कैसे लोगों को हंसाते हैं? नहीं, मैं वो उनका धन्यवाद है जिन्होंने कहा है, वो बहुत मेरे से स्नेह करते हैं। परिस्थितियां हर बार विपरीत होती हैं, लेकिन क्या होता है कि हम जो छोटे शहरों के लोग हैं,
हम हमेशा हर परिस्थिति के लिए तैयार होते हैं, ये हमारी खासियत है। हम ग्रास रूट लेवल से निकले, हम पैराशूट लेवल से आके टपके नहीं हैं। हमने छोटी छोटी जगहों पे काम किया है, छोटे छोटे मंचों से शुरुआत की है। मेरी शुरुआत धार के रास मंडल में शरद पूर्णिमा मेले के मंच से हुई है। बड़ा उखाड़ा पछाड़ा सा अखाड़ा होता है, भोज उत्सव हैं, हम छोटे शहरों में, गाँवों में। तो हमको एक्चुअल में वो जो उन्होंने बात कही वो ऐसा इसलिए हो गया है कि हमें हर तरह के, फिर हम बहुत फॉर द क्लासेस और फॉर द मासेस VVIP लोगों के टिकट शोज़, इनमें बड़े राजनेताओं के शोज़ में भी पहुँचे, बड़े कॉलेजों के शो में पहुँचे, गांव खेड़े के मेलों से, आपके चाहे तो आपके नागदा के पास में कोई खेरोद के बाटी बाबा का मेला है तो वहाँ भी हमने कविताएं पढ़ी है। तो हम एक्चुअल में हमने उस सब तरह के हर आयाम के श्रोताओं को फेस किया है। उससे वो आत्मविश्वास आ गया कि हम कहीं भी खड़े होते हैं तो कुछ न कुछ कर देते हैं। और वो वहाँ एक लाइवनेस होती है हमारे अंदर, उसके कारण हमेशा कहीं ना कहीं कोई अच्छी चीज़ हो जाती है। और ये ईश्वर की कृपा भी समझिए, ये हमेशा हो ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन ये हमेशा मेरे साथ हो जाता है। तो इसको मैं सरस्वती का धन्यवाद करता हूँ इस चीज़ की। काफ़ी छोटे स्तर से शुरुआत की थी, आज एक बड़े स्तर पर एक बड़ा नाम आपका है। कभी गर्व अनुभव, कभी घमंड जैसी कोई अनुभूति होती है आपको? ये तो आपको मेरे साथ रहने वाले या हमेशा मेरे साथ रहने वाले लोग बता सकते हैं। मैंने देखिए, गर्व और घमंड दोनों अलग अलग बातें हैं। घमंड एक नकारात्मक मनोविकार है और गर्व एक सकारात्मक शक्ति है। तो गर्व तो होता है, इतने छोटे से शहर से निकलना जहाँ पे कोई ना हवाई अड्डा है ना रेलवे स्टेशन है, पूरी दुनिया तक पहुँचना, लोगों को नाम पहुँचाना, अपना देश विदेशों में पहुँचना, भारत के सारे बड़े टेलीविज़न चैनलों पे पहुँचना, तो ये मन को अच्छा लगता है, गर्व तो होता है। लेकिन अहंकार में कभी नहीं करता, क्योंकि मैंने बहुत बचपन से पढ़ा है, सुना है कि दौलत ये शोहरत ये रसूख सब किराएदार है, मकान बदलते रहते हैं। ये कोविड में अभी 2-3 साल इस तरह गुजरे कि सब यशवंत और बिना यश के सब नाम एक साथ खड़े हो गए। तो मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। गर्व एक सकारात्मक शक्ति है, गर्व हमेशा अच्छा है। और मुझे गर्व है कि मैं एक छोटे से शहर से निकल के मैंने पूरे देश तक इस शहर का भी नाम पहुंचाया, ज़िले का नाम पहुंचाया और अपने आप का नाम पहुंचाया। छोटे दौर से शुरुआत होने के बाद टीवी के बड़े घरानों में आपने जज की महती भूमिका भी अदा की थी। जब एक निर्णायक भूमिका में होते हैं तो सारे समीकरण संतुलित करके एक विशेष पक्ष को ध्यान में न रखते हुए भी हमको एक निर्णय देना होता है। किस तरीके की उस समय जब हम जज के पद पर, पायदान पर पहुंचते हैं, निर्णय करना होता है, किस तरीके से निर्णय करते हैं आप? सीधी सी बात है, पूर्वाग्रह रहित होना चाहिए मनुष्य को। और जब मनुष्य आसक्ति, प्रेम और नफरत इन सब से परे होता है तो सच उसको बिल्कुल दीवार पे लिखी हुई इबारत की तरह महसूस होने लगता है। जब एक जज की भूमिका में होते हैं तो आसक्ति से, प्रेम से, नफरत से, हर चीज़ से परे होते हैं, तो निश्चित वहाँ जब बैठते हैं तो फिर न्याय होता है। ऐसी कोई विशेष रचना जो अब हमारे दर्शकों को अभी वर्तमान में सुनाना चाहते हो? विशेष तो ऐसी कोई रचना नहीं है, परिस्थितियाँ विपरीत हैं, तो विपरीत परिस्थितियों पे एक छोटी सी आशावाद की कविता सुना देता हूँ कि माना सूरज बहुत कठिन है, माना सूरज बहुत तीक्ष्ण है, प्रखर तेज से भरा हुआ। विपरीत है, परिस्थितियाँ अच्छी नहीं है। माना सूरज बहुत तीक्ष्ण है, प्रखर तेज से भरा हुआ, पर दीपक के प्राण तत्व को कहमत देना मरा हुआ। दिनकर सूर्य, दिनकर दिन का साथी है, सांझ ढले मुख मोड़ेगा, माटी की लघु काया वाला साथ कभी ना छोड़ेगा। फिर अच्छे दिन आएंगे, फिर महफिलें सजेंगी, फिर उत्सव होंगे, फिर मेले होंगे, फिर महोत्सव होंगे खुशियों का, क्योंकि भारत जो है वो संस्कृति और सभ्यता का देश है। यहाँ की संस्कृति संक्रामक है और ये खुशियों का देश है। हम निश्चित फिर अच्छे दिनों की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए आत्मविश्वास, अपना परिश्रम, अपना ध्यान, अपनी एकाग्रता बना के रखें और जीवन के अच्छे दिनों के लिए, अच्छे दिनों की शुरुआत के लिए अच्छे दिन फिर से आएंगे, उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहें। और आप जीवित हैं, इस महामारी के दौर में भी आपके साथ आप स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, तो ये बहुत बड़ी ईश्वर की नियामत है। उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। तो ये थे हास्य के एक बड़े नाम, बड़े कवि संदीप शर्मा जी, जो देश विदेशों में धार की धरा का नाम रोशन करते हैं। इनके होने से जो पंडाल होता है वो तालियों से गुंजायमान हो जाता है। खबर मध्य प्रदेश के लिए धार से योगेश चौहान के साथ पवन वैष्णव।